डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान में जो रिस्पायरेशन है अर्थात श्वसन, उस श्वसन से संबंधित एक टॉपिक है आरक्यू। आरक्यू जिसका फुल फॉर्म है रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट, या इसी को हम लोग श्वसन गुणांक कहते हैं। श्वसन गुणांक क्या होता है, तो उसके लिए एक फार्मूला है आरक्यू बराबर वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। तो इस प्रकार श्वसन की क्रिया में जब कोई पदार्थ विघटित होता है तो ऑक्सीजन यूज की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो श्वसन की क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, इसी के अनुपात को हम लोग आरक्यू अर्थात श्वसन गुणांक कहते हैं। फिर से आप देखिए, आरक्यू क्या है? श्वसन की क्रिया में उत्पन्न CO2 तथा ली गई ऑक्सीजन का जो अनुपात है उसे हम लोग क्या कहेंगे? श्वसन गुणांक या रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट कहते हैं। ये जो रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट है, ये हम सभी जानते हैं कि श्वसन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट यूज हो सकता है, फैट यूज हो सकता है, प्रोटीन यूज हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के जो पदार्थ हैं उनका श्वसन की क्रिया में विघटन होता है, लेकिन हर पदार्थ के लिए ये रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट समान नहीं होता है। आरक्यू का मान अलग अलग होता है। तो अगर हम आरक्यू का मान ज्ञात करें तो हमें ये पता चल जाता है कि श्वसन की क्रिया में कौन सा पदार्थ यूज हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट का विघटन हो रहा है श्वसन में, या प्रोटीन का हो रहा है, फैट का हो रहा है, या किसी अन्य पदार्थ का हो रहा है। तो यदि हम आरक्यू का मान ज्ञात कर लें तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट के द्वारा ये ज्ञात कर लेंगे कि रिस्पायरेशन की क्रिया में कौन सा पदार्थ विघटित हो रहा है। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फॉर कार्बोहाइड्रेट, आरक्यू का मान कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है? हम सभी जानते हैं जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो जंतु हो, पौधे हो या कोई सूक्ष्म जीव, मोस्टली वे श्वसन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का ही विघटन करते हैं। अब जब कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है, जैसे ये C6H12O6, ये ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन ग्रहण की गई है और एक साथ इसका विघटन हुआ 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी यहाँ पे बाहर। तो इस समीकरण से अगर आरक्यू का मान हम देखें कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। तो इस प्रकार से 6/6 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा? 1। अर्थात कार्बोहाइड्रेट के लिए जो आरक्यू होता है वो हमेशा 1 होता है। जब कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट का विघटन रिस्पायरेशन की क्रिया में होता है तो आरक्यू का मान सदैव 1 आता है। तो यदि आरक्यू का मान 1 है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस जीवधारी में इस समय कार्बोहाइड्रेट का विघटन श्वसन की क्रिया में हो रहा है और इसी कार्बोहाइड्रेट को विघटित करके ये ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। दूसरा, फैट अर्थात वसा के लिए देखें, और फैट ये
ट्राई पाल्मिटिक एसिड है, C51H98O6 प्लस 145 O2 है, 145 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लिए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल 102 अर्थात 102 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बने हैं। अब इसमें देखें, ये जो ट्राई पाल्मिटिक अम्ल है ये क्या है, फैट है। जब फैट का विघटन होता है तो RQ का मान हमेशा 0.7 आता है। कितना आएगा, 0.7। तो यहां पे जब कोशिकाएं फैट का उपयोग रिस्पायरेशन की क्रिया में ऊर्जा उत्पादन के लिए करती हैं तो ऐसे समय पर RQ का मान 0.7 होता है। 102 में आप 145 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.7। तो जब भी कोशिका के अंदर शोषण की क्रिया में फैट यूज किया जाएगा, वसा यूज की जाती है, तो उस समय यहां पर RQ का मान 0.7 आता है। अब यहां पर देखें, जो ये फैट है इसका ऑक्सीकरण ज्यादा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा निकलेगी। तो जब RQ का मान कम होने लगता है तो एनर्जी का मान ज्यादा आता है, क्योंकि इनका ऑक्सीकरण ज्यादा हो रहा है। तो जब ऑक्सीकरण ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम आएगी, तो यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो कभी काल एक प्रश्न ये भी आता है कि कार्बोहाइड्रेट फैट में किस पदार्थ से ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो ध्यान रखना, जो फैट है, फैट का ऑक्सीकरण ज्यादा होने के कारण से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट से ज्यादा एनर्जी बाहर आती है। प्रोटीन के लिए, प्रोटीन अर्थात जो हम लोग भोजन में प्रोटीन लेते हैं, तो यदि किसी कोशिका में न तो कार्बोहाइड्रेट है और न ही फैट है, तब जाकर के कोशिकाएं प्रोटीन को विघटित करके ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। और जब प्रोटीन का उपयोग करके कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करती हों शोषण की क्रिया में, अर्थात शोषण की क्रिया में अगर प्रोटीन का विघटन हो रहा है, तो उस समय रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट का मान 0.9 आता है। अभी हमने यहाँ पे आपको क्या बताया कि अगर इक्वल अमाउंट कार्बोहाइड्रेट ले लिया जाए, इक्वल अमाउंट फैट ले लिया जाए, तो फैट से ऊर्जा ज्यादा आएगी, कार्बोहाइड्रेट से कम आएगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे ज्यादा एनर्जी फैट से निकलती है, फिर प्रोटीन से निकलती है, देन कार्बोहाइड्रेट से निकलती है। प्रोटीन जब विघटित होकर के एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उस रिस्पायरेशन को एक नया नाम दिया गया है, जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। जीवद्रव्यी शोषण, एक प्रश्न आया है, जीवद्रव्यी शोषण क्या होता है? तो ध्यान रखना, जब रिस्पायरेशन की क्रिया में प्रोटीन का उपयोग होता है, प्रोटीन को विघटित करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तब उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन कहते हैं या जीवद्रव्यीय शोषण कहते हैं। इसमें जीवद्रव्य ही जल करके आपको ऊर्जा देता है। आगे बढ़े इससे पहले ये कब हो सकता है? जैसे हम लोग जब व्रत या उपवास करते हैं, कई दिनों तक भोजन नहीं करते हैं, तो जब कई दिनों तक आप भोजन नहीं करेंगे तो सबसे पहले आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसका उपयोग किया जाएगा। जब कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर से समाप्त हो जाता है, फिर भी आप भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, कंटिन्यूअस आप स्टार्वेशन में हैं, आप व्रत या उपवास जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें, तो इसके बाद आपके शरीर में जो फैट होगा, फैट
का विघटन होगा और फैट से आपको ऊर्जा मिलेगी। तो जब तक आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट है तब तक प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन नहीं हो सकता है, अर्थात प्रोटीन का विघटन नहीं होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस आप भोजन नहीं ले रहे हैं तो ऐसी अवस्था में जब आपके शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट भी समाप्त हो जाएगा, फैट भी समाप्त हो जाएगा, तब जाकर के लास्ट में क्या होगा, प्रोटीन जल करके या प्रोटीन का ऑक्सीकरण होगा और इसके द्वारा तब आपको ऊर्जा दी जाती है। और यह स्थिति बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि इसमें आपका जो जीवद्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, वही कंटिन्यूअस बर्न होता है और आपको एनर्जी देता है। तो इस कारण से बहुत लंबे समय तक आपको व्रत नहीं करना चाहिए या उपवास नहीं रखना चाहिए, नहीं तो प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन होगा, शरीर कमजोर होगा और ये स्थिति लास्ट में आती है। इसके बाद आपके शरीर में कोई पदार्थ ऐसा नहीं बचता है जिससे ऊर्जा ग्रहण की जा सके या उत्पन्न की जा सके और आपको बचाया जा सके। अगला है कार्बोनिक एसिड। शरीर में कुछ कार्बनिक अम्ल भी होते हैं जो ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है। ये जो ऑक्जेलिक एसिड है, जब ये ऑक्सीकृत होगा तो इससे यहां पे देखें, ऑक्जेलिक एसिड ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के दो, जल के दो, कार्बन डाइऑक्साइड के 4 और जल के 2 मॉलिक्यूल तथा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जब कोशिका के अंदर किसी कार्बोनिक एसिड का विघटन हो रहा होगा श्वसन की क्रिया में, तो उस समय RQ का मान लगभग 4 आता है। RQ का मान 4 आ रहा है, इसका मतलब एनर्जी बहुत बहुत कम मात्रा में निकल रही है, क्योंकि जैसे जैसे RQ का मान बढ़ता जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन घटता जाता है। सैकुलेंट जो प्लांट्स हैं, सैकुलेंट प्लांट का मतलब जो मांसल पौधे होते हैं, या जैसे आपका नागफनी है जो जीरोफाइटिक प्लांट है, ये नागफनी जो होते हैं आप सभी जानते हैं, ऐसे कंडीशन में ये पौधे उत्पन्न होते हैं जहां पर वाटर की बहुत कमी होती है। तो दिन के समय इन पौधों के रंध्र जो होते हैं वो बंद होते हैं। दिन के समय रंध्र के बंद होने से ऑक्सीजन ली नहीं जाती, लेकिन जब रात्रि होती है तो रात्रि के समय रंध्र खुल जाते हैं और एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। तो जो ये ऑक्सीजन ली जा रही है, इसी की उपस्थिति में जो कोशिका के अंदर ग्लूकोज होता है या कार्बोहाइड्रेट है, उसका विघटन किया जाता है। लेकिन इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, बल्कि एक अम्ल बनता है जिसे हम लोग मैलिक एसिड कहते हैं। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस हो रहे, तो इसका RQ का मान आ जाएगा 0/3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लिए गए हैं, तो 0 में किसी संख्या से भाग करोगे तो 0 आता है। तो सैकुलेंट प्लांट के लिए आपके प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आया है कि उसका RQ का मान कितना होगा, तो वहां पे RQ का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि इस सैकुलेंट प्लांट में मैलिक एसिड बनता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है। लास्ट है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। अनाक्षी श्वसन में, अनाक्षी श्वसन की जब क्रिया होती है तो जो शर्करा है, वो शर्करा एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल में विघटित होती है। लेकिन अनाक्षी श्वसन है, इस क्रिया में तो ऑक्सीजन ली ही नहीं जाती, तो RQ का मान हो जाएगा 2/0। अगर किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो अनंत आता है। तो यहाँ पे जो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होगा उसका RQ मान हमेशा इनफाइनाइट होगा, अर्थात अनंत आता है। यही कारण है कि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में आप देखें बहुत कम अमाउंट में ऊर्जा निकलती है, जबकि ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है।
यहाँ पे एक टर्म और आया है, फ्लोटिंग रिस्पायरेशन किसे कहा जाता है। जैसे आपको वहां पे बताया कि जब कोशिका के अंदर प्रोटीन का विघटन हो रहा हो तो उस प्रकार के रिस्पायरेशन को हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन या द्युद्रव्य श्वसन कहते हैं। एक शब्द और है फ्लोटिंग रिस्पायरेशन। क्या है? प्लवमान श्वसन किसे कहते हैं? तो जब कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट का विघटन हो रहा है तब उसे हम लोग फ्लोटिंग रिस्पायरेशन या उसे हम लोग प्लवमान श्वसन कहते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हो श्वसन की क्रिया में, कार्बोहाइड्रेट का विघटन हो तो फ्लोटिंग रिस्पायरेशन या प्लवमान श्वसन कहा जाएगा, और जब प्रोटीन का हो तब उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन कहेंगे। फिर से एक बार ध्यान दें, प्रश्न आया हुआ या आते हैं इस तरीके के, कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कितना होता है तो 1, फैट का कितना होगा 0.7, प्रोटीन का 0.9, कार्बोनिक एसिड यूज हो रहा होगा तो 4, साइक्लिन प्लांट का अर्थात जो मांसल पौधे हैं जिनके रंध्र दिन में नहीं खुलते रात को खुलते हैं उनके लिए रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट 0 है। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट जो होता है श्वसन गुणांक वो अनंत आता है। तो इस प्रकार से ये आपका रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट पूरा हुआ। धन्यवाद।